हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो है जी सर्कुलेटिंग सप्लाई। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है जी उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई। एक होती है जी टोटल सप्लाई, एक होती है जी सर्कुलेटिंग सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई। मतलब कोई भी कॉइन्स जब मार्केट में आता है तो उसकी जो सबसे ज़्यादा जो जो मायने रखती हैं दो चीज़ें कि एक्चुअल में टोटल क्वांटिटी कितनी है और उस टोटल क्वांटिटी के अंदर से अभी मार्केट के अंदर कितनी ज़्यादा वैल्यू उसकी सर्कुलेट कर रही है। सर्कुलेटिंग का मतलब होता है मैंने कॉइन खरीदा, ठीक है, मैंने कॉइन बेच दिया, अब वो ही कॉइन्स किसी और ने खरीदा, फिर उसने तीसरे को बेच दिया, तीसरे ने खरीदा, चौथे को बेच दिया, चौथे ने खरीदा, फिर पांचवे को बेच दिया। तो इसी तरीके से वो एक कॉइन्स मार्केट के अंदर होता है जी सर्कुलेट। फॉर एग्जांपल हमारा है जी, जैसे कोई कॉइन्स है, मैं आपको आसानी से समझा दूं कि एक्चुअल में सर्कुलेटिंग सप्लाई होता क्या है। फॉर एग्जांपल किसी कॉइन्स की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो तकरीबन है जी हमारी, मान लीजिए 100 कॉइन्स है टोटल मार्केट के अंदर। 100 कॉइन्स में से जब मार्केट के अंदर जब टोटल जो सप्लाई है उन कॉइन्स की वो है जी 100 कॉइन्स टोटल ही मार्केट के अंदर अवेलेबल रहेंगे आने वाले टाइम तक। और ये जो सर्कुलेटिंग जो सप्लाई होती है किसी भी कॉइन्स की वो एक लिमिटेड होती है, उसके अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं कर सकता, उसको कम तो किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा बिटकॉइन है, बिटकॉइन्स की जो टोटल जो मैक्सिमम सप्लाई है वो है जी 21 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख टोटल हमारे बिटकॉइंस मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगे। इससे ज़्यादा मार्केट के अंदर बिटकॉइंस नहीं आ सकते। कितने? 21 मिलियन, 2 करोड़ 10 लाख ही मैक्सिमम कितने हो सकते हैं हमारे बिटकॉइंस। इससे कम तो हो सकते हैं सर्कुलेटिंग के अंदर, पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट कि क्या जी मैक्सिमम सप्लाई होती है और सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है। अब मान लीजिए कि टोटल जैसे हमारे को, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि टोटल हमारे जो 100 ही कॉइन्स है मैक्सिमम, उन 100 कॉइन्स में से जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है जी तकरीबन, मान लीजिए 100 ही है। सप्लाई में से फॉर एग्जांपल 100 कॉइन्स में से कुछ कॉइन्स किसी बंदे ने चाहा कि मैं 100 कॉइन्स में से, उसके पास फॉर एग्जांपल 5 कॉइन्स हैं, उन 5 कॉइन्स को उसने कर लिया है जी स्टोर। कहाँ पर? अपने वॉलेट के अंदर, और उसको होल्ड करके वो चला गया कहीं, ठीक है, छोड़ दिया उन्होंने, ठीक। तो टोटल जब जो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो मार्केट के अंदर रह गई, जिसका लेन देन हो रहा है वो हो रहा है तकरीबन भैया 95 कॉइन्स। क्यों? 5 तो वो होल्ड हो गए, क्योंकि वो बंदा तो ना बेच रहा ना खरीद रहा, उसने तो डाल के उसको भूल गया, और फॉर एग्जाम्पल वो मर गया, इस दुनिया से ही चला गया। और जिस वॉलेट के अंदर उसने वो जो कॉइन्स थे स्टोर करके रखे थे, ठीक है, जिस वॉलेट और कॉइन्स वॉलेट के अंदर उसने वो कॉइन्स स्टोर करके रखे थे, उसकी प्राइवेट की भी किसी को बता के नहीं गया, और भी सोने पे सुहागा। तो यानी कि उसके मरने के साथ वो कॉइन्स जो 5 जो कॉइन्स थे वो भी दफन हो गए हमेशा हमेशा के लिए। उस टोटल सप्लाई में से वो 5 कॉइन्स टोटली आउट ऑफ रिमूव हो गए सर्कुलेटिंग से। अब कितने रह गए हमारे? टोटल रह गए जी 95। अब जो 95 जो कॉइन्स हैं उनके बेस पे मार्केट में उसकी वैल्यू डिसाइड होगी। तो इससे क्या पता चला? तो यानी कि डिमांड तो बढ़ेगी उसकी, क्योंकि प्रोजेक्ट है और आने वाले टाइम में हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। जैसे हमारा सोना है, सोने को जब ज़मीन से निकाला था फर्स्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था, उसकी डिमांड नहीं थी, सप्लाई बहुत थी, क्योंकि वो चाहने वाले उसके कम थे। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, वक्त गुजरते गया, उस गोल्ड की जो इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ती गई, और उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बंदों ने ज़मीन के अंदर खुदाई करी, माइनिंग जिसको कहते हैं, बड़ी बड़ी गहरी गहरी सुरंगें बनाई गई, वहाँ से उसको फिजिकली वहाँ से लेकर आया गया, और उसके अंदर मेहनत लगी। उस मेहनत के नतीजे में क्या हुआ? जितनी जितनी मेहनत लगी, सोने की जो कीमत हुई वो आने वाले टाइम में बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और आज हम देख सकते हैं कि 50,000 के ऊपर 1 तोले की कीमत हो गई। वजह क्या है? तो डिमांड तो उसकी बहुत है,
बस सप्लाई नहीं है, समझे ना। सप्लाई तो लिमिटेड है ना, ज़मीन के अंदर जितना सोना है वो तो उतना सोना है ही, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जितना नेचर ने उसको बनाया वो तो ज़मीन के अंदर दफन है, उसको निकालने की एक मेहनत है, उसके अंदर टाइम लग रहा है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, हार्ड वर्किंग, उसकी उसी की बेस की बुनियाद पर उसकी जो कीमत बढ़ रही है। तो ऐसे ही अगर हम कंपेयर करें बिटकॉइंस को और अदर जो हमारी क्रिप्टो करेंसी होती है उसको हम कंपेयर करें इसी प्रोसेस से, तो उसके अंदर भी क्या होता है क्योंकि जो हमारी जो सप्लाई होती है किसी भी कॉइन्स की वो एक लिमिटेड होती है, फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट नहीं कि जैसे चलता गया वक्त गुजरता गया। और जैसे हमारा फिएट करेंसी, इंडियन करेंसी जिसको कहते हैं INR, इंडियन रुपीज़ है, इसकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड नहीं। पहले क्या होता था करेंसी के अंदर, किसी भी देश में अगर जितनी भी करेंसी होती थी वो किस बेस पे प्रिंट होती थी कि तुम्हारे पास सोना कितना है। अब वो चीज़ भी ख़त्म हो गई। अब जो गवर्नमेंट जितना चाहे उसको छाप सकती है, प्रिंट कर सकती है, जिसकी बुनियाद पे उसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हो गई। क्योंकि गवर्नमेंट को जब लगता है जब प्रिंट कर देती है, जब जी चाहता है उसको बंद कर देती है, मोनेटाइज कर देती है, और उसकी वजह से क्या होता है, किसी भी चीज़ की कीमत में उसको इजाफा होता रहता है। किसकी? फॉर एग्जांपल आज से 10 साल पहले क्या था, सोने की कीमत कम थी, पर आज सोने की कीमत कहाँ पहुँच गई, जबकि सोना उतना ही है, क्या 10 तोला। 10 तोले की कीमत अगर आज से हम 10 साल पहले देखें तो तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये हुआ करती थी, और आज उसकी कीमत 50,000 रुपये हो गई। वजह क्या हुई? सोने की कीमत तो बढ़ रही है, पर हमारे जो नोट हैं उनको ख़रीदने के लिए जो कीमत देनी पड़ रही है वो देनी पड़ रही है ज़्यादा। ऐसे तो हो रहा है ना मार्केट के अंदर। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, यानी कि जो इन्फ्लेशन जो हमारी होती है वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है किसी भी चीज़ की, तो उसकी जो है ना, जो उसकी जो वैल्यू होती है वही बढ़ने लगती है इन द फॉर्म ऑफ INR। आज से पहले अगर हम घर खरीदना चाहते थे तो हमको कुछ कम कीमत पर वही घर मिल जाता था, पर आज वही सेम घर हमको खरीदना है तो उसकी कीमत के अंदर कम से कम 10 गुना उसकी कीमत बढ़ जाती है। 100 रुपये में पहले, आज से तकरीबन 10-20 साल पहले अगर देखा जाए तो कितनी ज़्यादा हम सब्जी खरीद सकते थे, होता था ना ऐसा। पर आज उसी 100 रुपये में हम चाहें तो 100 रुपये की एक किलो प्याज भी नहीं मिलती, क्योंकि ऐसा वक्त गुजर चुका। वजह क्या है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो उन चीज़ को काबू नहीं कर पाता। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए बिटकॉइंस का जो टर्मिनोलॉजी थी, यानी कि ब्लॉकचेन, उसके ऊपर एक काम हुआ। सतोशी नाकामोटो ने उसको इन्वेंट करा, जिसकी बुनियाद पर क्या हुआ, जो इन्फ्लेशन का जो रेट है उसको जो ना कंट्रोल करने की सबसे पहले कवायद जो की गई वो इसी डिजिटल कॉइन्स और बिटकॉइंस के थ्रू की गई। वो कैसे कि आज से तकरीबन 10 साल पहले एक बिटकॉइंस की कोई कीमत नहीं थी। आपने सुनी होगी पिज़्ज़ा स्टोरी। उस पिज़्ज़ा स्टोरी में क्या था कि एक बंदे ने अपने 10,000 बिटकॉइंस दे दिए सिर्फ 2 पिज़्ज़ा खरीदने में, ठीक। क्योंकि उस वक्त उस चीज़ की इंपॉर्टेंस लोगों को नहीं समझ में आती थी कि हाँ जी बस इसको प्रमोशन के तौर पर भी निकाल दिया है, किसी को समझ में नहीं क्या डिजिटल कॉइन, कैसी क्रिप्टो करेंसी, लोग उसको मजाक उड़ाते थे। क्योंकि कोई भी चीज़ हमको खरीदनी होती थी इन दी फॉर्म ऑफ बिटकॉइन तो उसकी कोई कीमत नहीं थी। क्यों? क्योंकि लोगों को उसके यकीन नहीं था कि हाँ जी होगा कोई डिजिटल कॉइन। पर आज हम आज इस दौर के अंदर हम देखते हैं कि सारा काम जो हो गया हमारा ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया है। तो उस डिजिटल दौर के अंदर डिजिटल करेंसी, उसकी भी तो वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और डिजिटल कॉइन्स की भी तो वैल्यू बढ़ेगी। आने वाले टाइम में यही डिजिटल कॉइन और क्रिप्टो करेंसी ही का ज़माना होगा। और आज अगर हम देखें तो उसी एक बिटकॉइन से हम कितना ज़्यादा सामान हम खरीद सकते हैं अगर हम खरीदना चाहें। एक बिटकॉइन जो किसी ज़माने में 2 रुपये का भी नहीं होता था, आज के टाइम में उसको हम कंपेयर करें तो 25 लाख के करीब एक बिटकॉइन की वैल्यू। क्यों? इसके अंदर इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट क्यों हुआ? कभी आपने सोचा इसको कि एक बिटकॉइन जो किसी टाइम पे इतना हुआ करता था, आज उसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों हो गई? तो इसके पीछे जो लॉजिक काम करता है वो करता है जी हमारा सर्कुलेटिंग सप्लाई। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, 21 मिलियन। इसके ऊपर एक कॉइन्स मार्केट के अंदर नहीं आ सकता। अब जिसको पता है कि एक चीज़ है उसकी जो सप्लाई है वो है जी लिमिटेड, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, यकीनी तौर पर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक लॉ है
जिस चीज़ की डिमांड होती है उसकी अगर सप्लाई कम हो तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा होती है। और किसी चीज़ की सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है और डिमांड उसकी कुछ है नहीं, तो कीमत क्या होगा, नीचे आ जाएगी उसकी कीमत। तो यही वजह है कि बिटकॉइंस की और जो अदर कॉइन्स हैं जिनकी जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड सप्लाई है, तो उन कॉइन्स की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ती है। हमारा शिबा कॉइन है, उसकी वैल्यू क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि उसकी जो सप्लाई है ना वो बहुत ज़्यादा है, 1/4 ट्रिलियन, यानी कि एक के आगे हम 15 जीरो लगा दें, इतनी सप्लाई है उसकी। जबकि वो भी अपना क्या है, क्रिप्टो करेंसी ट्रॉन है, उसकी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वैल्यू को अगर कंपेयर करें बिटकॉइन से तो उसके अंदर भी कोई ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वजह क्या है कि उसकी जो सप्लाई है वो भी बहुत ज़्यादा है। बिटकॉइंस है, इसकी सप्लाई है बहुत कम, और इसी वजह से इसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो सर्कुलेटिंग सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो अगर आपको किसी भी कॉइन्स के अंदर करना हो जी इन्वेस्ट, तो उस सबसे पहले जो आपको चीज़ जो आइडेंटिफाई करनी है वो है जी उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, कि एक्चुअल में उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है कितनी, और इस सर्कुलेटिंग सप्लाई को वो जो उसका जो प्रोजेक्ट है वो उसको कैसे मैनेज करता है। बहुत जगह क्या होता है जी, सर्कुलेटिंग सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं जी, उसके अंदर बर्न प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं कि हाँ जी जितने बर्न कॉइन्स को कम करेंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई नीचे जाएगी, उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी। और बिटकॉइन के अंदर ऐसा क्या है, बर्न का तो मैकेनिज्म नहीं है, और उसके अंदर माइनिंग का प्रोसेस है। माइनिंग का मतलब क्या है जी, नए कॉइन्स को मार्केट के अंदर लेकर आना। अभी क्या है एक्चुअल में बिटकॉइंस की जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो तकरीबन है जी 18 मिलियन के करीब, यानी कि 1,80,00,000 अभी बिटकॉइंस मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं। यानी कि टोटल एक्चुअल में हैं सब, पर एक्चुअल में सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं। सर्कुलेट तो तकरीबन अभी अगर रिसर्च करें, और जो हमारे पास अपडेट अभी मैंने रिसर्च करा था उसमें देखा था, तो तकरीबन 4 से 5 मिलियंस ही टोटल बिटकॉइंस हैं जो मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं। और बाकी जो रिमेनिंग जो बचे हैं वो तो हैं जी बहुत ज़्यादा होल्ड, लोग उसको जो ना बेचना ही नहीं चाहते, सेल आउट करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि इसको जो डिज़ाइन किया गया है, इस तरीक़े से डिज़ाइन किया गया है कि आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू करोड़ों के पार भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई है ना वो लिमिटेड है। उसमें भी यही लॉजिक काम करता है जी, उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी कितनी है। और उसमें से बहुत सारे बेचारे लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए, उन्होंने किसी को एक्सेस ही नहीं दिया कि हाँ जी आपके पास ये कॉइन्स हैं, वो किसी को बता के नहीं गए, तो वो भी सर्कुलेटिंग सप्लाई से बाहर। बहुत से लोग उसको बेचने नहीं चाहते, होल्ड करके रखें। 10 साल हो गए, 10 साल पहले खरीदा था, आज भी उसको बेचने को तैयार नहीं है। वजह क्या है कि उसकी जो वैल्यू बढ़ रही है। आप बखूबी जानते हैं कि बिटकॉइन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया आज के टाइम में, और आने वाले टाइम में हर 4 साल के बाद इसकी जो माइनिंग होती है वो आधी हो जाती है। क्या मतलब माइनिंग का? माइनिंग क्या होता है, नए कॉइन्स को मार्केट के अंदर लेकर आना और फिर उसको सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर कर देना शामिल। अगर आज 2009 के अंदर देखें, जब इसकी माइनिंग स्टार्ट हुई थी, तो 12 कह सकते हैं ना जी, टोटल 10 मिलियंस के करीब वो उसी वक्त आउट हो गए थे मार्केट के अंदर, ही सर्कुलेटिंग सप्लाई हो गई थी। और बचे जो रिमेनिंग आधे, उनकी माइनिंग के अंदर क्या हुआ, आधी कम हो गई। हर 4 साल के बाद उसकी जो माइनिंग के अंदर होती वो हो जाती आधी। यानी कि आज कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, तो एक वैलिडेशन पे उसको तकरीबन 6.25 BTC एज ए रिवॉर्ड हर 10 मिनट में जनरेट होते हैं। और ये हर 4 साल के बाद इसकी जो कीमत होती है वो हो जाती है ये आधी। समझे? तो अभी इतनी है, आने वाले 4 साल के बाद 3 बिटकॉइन एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा, तकरीबन 2140 जो हमारा ईयर होगा, तो जब जाके इस टोटल सप्लाई जो है मार्केट के अंदर आएगी, और उस वक्त बिटकॉइंस की वैल्यू कितनी होगी उस चीज़ का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी कि आने वाले 100 साल के बाद ही उसका जो आखिरी जो कॉइन होगा ना वो आएगा मार्केट के अंदर, बिटकॉइन का आखिरी कॉइन। तो उस आखिरी कॉइन को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी समझ सकते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उस वक्त उस कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी, समझे आप? तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जो हमारा जो
सर्कुलेटिंग सप्लाई है, कितना ज़्यादा एक यूनिक फीचर होता है हमारा क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, उसकी वैल्यू के ही बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि किस कॉइन की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपको किसी भी कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करना हो तो सबसे पहले उसकी जो मेन चीज़ है वो है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई, आप उसको करने की काउंट और उसके ऊपर रिसर्च कर लें कि वाकई में इसका क्या मैकेनिज्म है, किस स्पेस पे इसकी कीमत बढ़ेगी, बर्न प्रोसेस होता है नहीं होता, माइनिंग किस लेवल पे होती है, क्या उसका प्रोसीजर है। तो आई थिंक आपको ये हमारी कोशिश आपको समझ में आई होगी। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।